हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिविंग इंग्लिश। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक टफ टॉपिक क्लॉज पर बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्लॉज होता क्या है और क्लॉज के टाइप्स कितने हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए ये जो टॉपिक है वो बड़ा ट्रबलसम होता है। वो छोटी क्लासेस से 8th 9th से क्लॉज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वाकई में क्लॉज होता क्या है ये वो पता नहीं कर पाते। ये जो टॉपिक है वो हमारे एकेडमिक में 9th 10th 11th 12th इनमें तो काम आता ही है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी इस टॉपिक की उतनी ही उपयोगिता है, उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि एकेडमिक लेवल पर है। तो सबसे पहले आइए हम अपने टॉपिक क्लॉज के बारे में जानें कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज हिंदी में इसे उपवाक्य कह दिया जाता है। उपवाक्य, ये हिंदी वर्ड भी मैं आपको इसका बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप इस हिंदी वर्ड के द्वारा खुद को इससे कनेक्ट कर पाएंगे। उपवाक्य, हमने वाक्य सुना है। वाक्य यानी सेंटेंस। सेंटेंस क्या है हमारा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, वो सेंटेंस होता है। देखिए, जैसे मैंने लिखा, राम राइट्स अ पोएम। क्या हो गया ये? सेंटेंस। बिल्कुल, इसके पास सब्जेक्ट है राम, राइट्स वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट अ पोएम है, सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस दे रहा है ये। फिर ये तो हो गया वाक्य। फिर ये उपवाक्य क्या है देखिए, चलिए। उपवाक्य, मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, राम वॉज इल। राम बीमार था। ये जो हमने लिखा, राम बीमार था, क्या ये क्लॉज है? नहीं, ये भी क्लॉज नहीं है। ये भी क्या है? सेंटेंस है। चलिए, इसके बाद एक और सेंटेंस लिखता हूँ ऐसा ही मैं, राम वॉज इल। जो मैंने ऊपर लिखा था वही मैंने नीचे लिख दिया, सो ही वेंट टू हॉस्पिटल। राम वॉज इल सो ही वेंट टू हॉस्पिटल। मैंने ऐसा लिखा, राम बीमार था इसीलिए वह अस्पताल गया। इस सेंटेंस को देखें हम, ये भी क्या है? सेंटेंस है। ऊपर जो दोनों सेंटेंस लिखे थे मैंने वो थे हमारे सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, तो वो है सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर सब्जेक्ट है इसका राम और राइट्स अ लेटर, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट। इसे विधेय भी कह दिया जाता है। राम क्या है इसका? सब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा पार्ट राइट्स अ पोएम, ये क्या हो गया इसका? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कह दिया जाता है। ऐसे ही मैं सेकंड सेंटेंस को लेकर चलूँ, राम इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट, और वॉज इल, ये क्या हो जाएगा इसका? प्रेडिकेट, विधेय। अब मैं नीचे वाले सेंटेंस की ओर चलूँ। ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, तो ये तो हुए सिंपल सेंटेंस। नीचे वाले सेंटेंस के साथ हम देखें कि यहाँ पर सब्जेक्ट राम और यहाँ पर हमने ही जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो राम के लिए ही है, यानी सब्जेक्ट हमारा एक ही है। तो ये राम इसका सब्जेक्ट हो गया,
पहला प्रेडिकेट क्या हो गया इसमें, प्रेडिकेट नंबर 1 वॉज इल, और दूसरा वेंट टू हॉस्पिटल, ये प्रेडिकेट नंबर 2 हो गया हमारा। अब इसमें हम देखें, इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, इसमें 2 सेंटेंस कनेक्टेड हैं। कौन कौन से सेंटेंस कनेक्टेड हैं? पहला सेंटेंस हमने देखा राम वॉज इल, और दूसरा क्या कनेक्टेड है इसके भीतर, सो ही वेंट टू हॉस्पिटल। राम वॉज इल और दूसरा क्या था, सो ही वेंट टू हॉस्पिटल। ये दोनों कनेक्टेड हैं। ये जो ऊपर वाला है सेंटेंस, इस को हम सेंटेंस या वाक्य कहेंगे, सेंटेंस या फिर वाक्य। वाक्यों में भी कौन से प्रकार का है ये सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी मिश्र वाक्य। इस मिश्र वाक्य के मैंने 2 पार्ट कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा राम वॉज इल और दूसरा टुकड़ा सो ही वेंट टू स्कूल, हॉस्पिटल, सो ही वेंट टू हॉस्पिटल। तो ये पहला वाला जो पार्ट है, इसका पहला वाला टुकड़ा है, इस टुकड़े को अब मैं सेंटेंस तो नहीं कह सकता, ये सेंटेंस का पार्ट है जिसके पास खुद का सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, या सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट भी है, दूसरे में भी सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लॉज। क्या कहेंगे, क्लॉज, यानी कि उपवाक्य। क्या हो गया ये, उपवाक्य। ये उपवाक्य कहलाएगा। एक और एग्जांपल दूं आपको मैं ऐसा ही। अगला एग्जांपल हमने लिया, इस एग्जांपल में हमने लिखा माला took an umbrella because it was raining। माला एक छाता लेकर गई, या माला ने एक छाता लिया, बिकॉज क्योंकि इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इसको हम देखें, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य। इसका सब्जेक्ट कौन है, माला। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर पहला प्रेडिकेट टुक एन अम्ब्रेला और दूसरा इसका सब्जेक्ट हो गया इट, और ये इसका दूसरा प्रेडिकेट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके 2 पार्ट करें हम, तो पहला पार्ट क्या निकल कर आया, माला टुक एन अम्ब्रेला, और दूसरा पार्ट क्या निकल कर आएगा, आपको शायद समझ आ चुका होगा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो ये 2 पार्ट हमने जो इसमें से निकाले हुए हैं, माला टुक एन अम्ब्रेला, ये क्या हो गया, क्लॉज, और बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये भी क्या कहलाएगा, क्लॉज। तो क्लॉज है क्या, हम क्लॉज की डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं, क्लॉज को समझना चाह रहे हैं कि क्लॉज क्या है। अगर स्वतंत्र रूप से डिपेंड, किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो, अगर वो ऊपर वाले सेंटेंस की तरह है, राम राइट्स अ पोएम, तो ये सेंटेंस है, ये किसी का भाग नहीं है, किसी का पार्ट नहीं है। जब यही किसी का भाग या पार्ट हो जाएगा, ये टुकड़ा किसी दूसरे सेंटेंस का पार्ट हो जाएगा, तो हम इसको सेंटेंस यानी वाक्य ना कहते हुए क्या कहेंगे, उपवाक्य। इसको उपवाक्य कहा जाएगा। उपवाक्य है क्या एक्चुअली, उसका वजूद क्या है। उपवाक्य जो है वो किसी सेंटेंस का ही पार्ट है, जिसके पास खुद का सब्जेक्ट है, उसके पास प्रेडिकेट है, या कभी कभी हो सकता है कि केवल वर्ब ही हो और कुछ ज़्यादा ना कहा जाए, तो वो उसका जो पार्ट है, जिसके पास सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, वो पार्ट उसका क्लॉज कहलाएगा, उपवाक्य। सामान्य शब्दों में मैं आपको क्लॉज के बारे में बताऊं कि क्लॉज क्या है। देखें, एक बार फिर से मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेकर आता हूं बोर्ड पर।
देखें, क्लॉज जितना टफ कंसेप्ट लगता है उतना टफ कंसेप्ट है नहीं ये। हमने एक दूसरा सेंटेंस लिया, मोहन इज पुअर सो ही कांट बाई बुक्स। इसके हमने दो टुकड़े किए। पहला टुकड़ा क्या निकल कर आया, मोहन इज पुअर, और दूसरा टुकड़ा क्या निकल कर आया इसका, जो सो से कनेक्टेड है हमारा, ही कांट बाई बुक्स। अब ये दोनों टुकड़े जो निकल कर आए हैं, तो ये ऊपर वाला जो है ये क्या कहलाएगा हमारा, सेंटेंस। ये क्या हो गया हमारा, सेंटेंस, वाक्य। और इसमें से मैंने दो टुकड़े निकाल लिए, दो पार्ट कर दिए इस सेंटेंस के मैंने। पहला पार्ट मोहन और उसकी वर्ब इज, तो और उसके साथ हमने पुअर एक एडजेक्टिव रखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, क्लॉज। ये तो है वाक्य और ये क्या हो गया उसका, उपवाक्य। तो ये भी, ये नीचे वाला जो हमने लिखा है ये भी क्या कहलाएगा, क्लॉज। तो किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं। क्लॉज जो है जिसको हम उपवाक्य कह रहे हैं, उपवाक्य ये वाक्य का ही एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। जैसे कि हम क्रिकेट देखते हैं, गौर करना, क्रिकेट देखते हैं हम, तो क्रिकेट में एक टीम का कप्तान होता है, कैप्टन, और उसके बाद होता है वाइस कैप्टन यानी उप कप्तान। तो जो हमारा सेंटेंस है यानी वाक्य है वो तो है कप्तान, और ये इसके जो क्लॉज है वो क्या हो गया इसका, उप कप्तान। अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस को हटा दूं, गौर करिएगा, मैं ऊपर वाले सेंटेंस को हटा दूं, इसको मैं हटा रहा हूं। इसको हटाने के बाद अब आपके पास ये दो जो टुकड़े लिखे हुए हैं ये अब क्लॉज नहीं रहे, ये क्लॉज नहीं है। अब ये क्या हो गए, ये खुद सेंटेंस बन चुके हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे का पार्ट नहीं है, ये खुद इनका अस्तित्व हो गया। अभी ये किसी दूसरे के पार्ट थे, जब ये दूसरे सेंटेंस के पार्ट थे तब तो ये क्लॉज थे, और जब कोई सेंटेंस है ही नहीं उनके ऊपर, वो दोनों स्वतंत्र हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएंगे, वो खुद सेंटेंस हो गए हैं। और जब ये इसके पार्ट थे तो उस कंडीशन में क्लॉज। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो तो है फादर, वो उसका पिता है जिससे इन दो का जन्म हुआ है। तो जब तक ये पिता है यानी सेंटेंस है, तब तक वो हेड ऑफ द फैमिली, वो मुखिया है, वो वाक्य, और ये दोनों उस पर डिपेंड हैं या इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो उसी के पार्ट हैं, उसी के अंश हैं, उसी के भाग हैं। तो ये उसके जो भाग हैं वो क्या कहलाएंगे, क्लॉज कहलाएंगे। तो ये क्लॉज है हमारा। क्लॉज कुछ खास नहीं होता। आपको मैं यहाँ पर समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल्स बोर्ड पर और लेता हूँ, और आप देखिएगा कि आप बड़ी आसानी से अब समझ पा रहे होंगे और कर पाएंगे। मैं 3 सेंटेंस लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, और देखिएगा। आई नो दैट यू आर राइट। मैं जानता हूँ कि तुम सही हो। इसके हम 2 टुकड़े करें, बिल्कुल आपकी समझ आ चुका होगा कि 2 टुकड़े आप क्या बनाएंगे। पहला टुकड़ा बनाएंगे आई नो, कंजंक्शन जो आ गया उसके बाद तो अगला वाला टुकड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो आई नो, ये हो गया पहला टुकड़ा। और दूसरा टुकड़ा इसका क्या हो जाएगा, दैट यू आर राइट। तो ये तो था हमारा सेंटेंस, और इस सेंटेंस से 2 टुकड़े, 2 पार्ट हमने अलग कर दिए, और ये पार्ट क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इसके क्लॉज। एक और एग्जांपल लूँ मैं।
द बॉय हु इज रीडिंग द बुक इज माई सन। लड़का जो किताब पढ़ रहा है मेरा बेटा है। लड़का जो किताब पढ़ रहा है मेरा बेटा है। यहाँ से हम दो पार्ट करें सेंटेंस के। ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके मैं दो पार्ट करूँ तो दो पार्ट हमारे क्या बनते हैं। पहला पार्ट बनेगा इसका, पहला पार्ट बनेगा द बॉय इज माई सन। लड़का मेरा बेटा है। और दूसरा पार्ट, चाहे हम यहाँ से हु से लेकर बुक तक वाला ये वाला पार्ट, अगर मैं इनको स्वतंत्र करके लिखना चाहूँ, अलग अलग बनाकर लिखना चाहूँ, तो इस हु की जगह पर हम ही प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ रीडिंग द बुक, या द बॉय इज़ रीडिंग द बुक, या हु इज़ रीडिंग द बुक, जैसा भी आप चाहें। तो ये टुकड़े जो आपने निकाले हैं, जो पार्ट निकाले हैं, ये निकले हुए पार्ट्स इसके क्या कहलाएंगे, क्लॉज। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, यही क्लॉज है। एक तीसरा एग्जांपल और दे दूं आपको मैं। शी वर्कड हार्ड बट सी फेल्ड इन द एग्ज़ाम। उसने कठोर परिश्रम किया लेकिन वह परीक्षा में फेल हो गई। ये हमें मिला। यहाँ पर मैं अभी क्लॉज की बात कर रहा हूँ। क्लॉज के टाइप्स पर मैं बाद में जाऊँगा जब हम वहाँ पर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे। फ़िलहाल केवल क्लॉज कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए, इसके दो पार्ट करें आप। पहला पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा आपको। सी वर्कड हार्ड, ये हमारा पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या हो गया उसका, बट सी फेल्ड इन द एग्ज़ाम, ये भी क्लॉज है। और दूसरा वाला पार्ट जो निकाला है हमने वो भी क्या है, क्लॉज है। तो ये क्लॉज होता है और कुछ भी नहीं है। क्लॉज सेंटेंस का ही हिस्सा है, उसी का अंश है, उसी का भाग है। ये जो हमने लिखा, आई नो दैट यू आर राइट, ये सेंटेंस है, ये पिता है। और इस पिता के ये दो पुत्र हैं, आई नो और दैट यू आर राइट। तो जो पिता है वो सेंटेंस है और जो उसके अंश हैं, उसके भाग हैं, वो उसके क्या हो गए, दोनों क्लॉज हो गए। बस इतनी सी बात है, इसी को क्लॉज कहा जाता है। बस ये होना चाहिए क्लॉज के पास कि उसके पास सब्जेक्ट हो और उसके पास प्रेडिकेट भी हो और वो अपना मीनिंग भी दे। मीनिंगफुल होना भी ज़रूरी है उसका। चलिए, तो ये हमने क्लॉज पर बात कर ली। क्लॉज पर बात करने के बाद अब हम बात करेंगे क्लॉज के टाइप्स पर। चलिए, क्लॉज के टाइप्स की ओर लेकर चलूँ आपको मैं। अभी हम जो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल दे रहे थे, हाँ, उस एग्जाम्पल में थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसको क्लियर कर दूं मैं आपको। क्रिकेट वाले एग्जाम्पल में हम बात कर रहे थे कि कप्तान होता है एक, और उसके बाद एक उप कप्तान होता है। तो जो कप्तान है उसके रहते हुए उस उप कप्तान की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। लोग कप्तान को ही पूछते हैं, टॉस करने भी वही जाएगा। अगर ट्रॉफ़ी मिलती है, टूर्नामेंट जीतते हम, तब भी वही जाएगा। लेकिन किसी मैच में कप्तान नहीं होता, वो बीमार हो जाता है किसी कारण से, चोट की वजह से खेल नहीं पाता, तो फिर उप कप्तान क्या करेगा, वो उप कप्तान नहीं रहेगा। जब कप्तान नहीं होगा तो उप कप्तान नहीं होगा, वो कौन होगा, वो कप्तान होगा। वैसे ही जब सेंटेंस है तब तो क्लॉज है उसका, लेकिन जब सेंटेंस ही नहीं होगा तो जिसको आप क्लॉज कह रहे हैं वो क्लॉज नहीं, वो खुद सेंटेंस बन जाएगा। चलिए, अब हम टाइप्स ऑफ क्लॉज पर बात करें।
टाइप्स ऑफ क्लॉज के लिए दो प्रकार से क्लासिफिकेशन कर देते हैं लोग। पहला वाला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, और दूसरा है डिपेंडेंट यानी परतंत्र या आश्रित। इस रूप में इसको डिवाइड किया जाता है। एक दूसरा तरीका भी है जो ज़्यादा पॉपुलर है, हम उस पॉपुलर वाले तरीके पर चलते हैं। पॉपुलर तरीका क्या है? इस तरीके में हम देखते हैं कि इसको जब डिवाइड किया जाता है तो कहा जाता है मेन क्लॉज। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज। अगर मैं इसकी हिंदी वर्ड की बात करूं तो इसको प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ये प्रधान उपवाक्य या मेन क्लॉज होता क्या है अभी बात कर रहे हैं हम, उस पर अभी क्लियर करते हैं हम। दूसरा होता है उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट जो है वो सहयोगी है, बराबर का, तुल्य, उसके समान ही है। और तीसरा जो है वो है सबऑर्डिनेट। गौर से आप वीडियो को देखते रहें, निश्चित तौर पर ये थीम आपके माइंड में परमानेंट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी हम एक एक से सब पर बात कर रहे हैं। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, इसको हम कहते हैं प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। कोऑर्डिनेट, आपने वर्ड सुना होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सहयोग, और जो सहयोग करेगा वो बराबर का होगा, कोऑर्डिनेट, सहयोगी। और तीसरा है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का अर्थ होता है अधीन, या इसको आश्रित भी कह दिया जाता है। अधीन या आश्रित उपवाक्य। ये बार बार जो हिंदी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, हिंदी वर्ड इस वजह से यूज़ किया जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो टॉपिक को कवर कर लेते हैं, हिंदी मीडियम्स वालों को ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए हिंदी वर्ड भी लिख दिए हैं। अब इसके मतलब बताऊँ मैं आपको कि इनके सेंसेस क्या जा रहे हैं। सेंसेस, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। मैं किसी स्कूल के लिए बात कर लूँ, तो स्कूल के लिए उसका जो प्रिंसिपल है वो उसका प्रधान है, उसका मुखिया है, और उस स्कूल में उसके साथ जो काम करते हैं, काम कौन कर रहे हैं? टीचर्स। तो टीचर क्या हैं? वो टीचर उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल जब जहाँ पीरियड देगा तो उन पीरियड्स में उनको जाना होगा, वो क्लासेस उनको लेनी होंगी, उनके ऑर्डर को, प्रिंसिपल के ऑर्डर को उन टीचर्स को फॉलो करना होगा। तो ये टीचर्स हैं वो कौन हो गए? सबऑर्डिनेट, उसके अधीन कर्मचारी हैं। अब ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल ने अपने साथ काम के बंटवारे के लिए एक और आदमी को रख लिया है जो बराबर सहयोग करेगा, जो टाइम टेबल भी बनाएगा, किस टीचर को कौन सी क्लासेस लेनी है, और ये दोनों मिलकर प्लानिंग सेट करते हैं। जो इम्पोर्टेंस इसकी है प्रिंसिपल की, वही इम्पोर्टेंस इसकी भी है। इसको मैंने वाइस प्रिंसिपल बना दिया है, वाइस प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो हैं वो दोनों क्या क्या हो गए? हमारे मेन हो गए, स्कूल के मुखिया, स्कूल के प्रधान। तो एक तो हो गया प्रिंसिपल, और दूसरा जो वाइस प्रिंसिपल है वो कौन कहलाएगा? उसका कोऑर्डिनेट करने वाला, कोऑर्डिनेटर, सहयोगी, समन्वयक, बराबर वाला है, ये तुल्य है उसके। और जो सबऑर्डिनेट हैं ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ये उनके अधीन हैं, इनके नीचे रहकर काम करेंगे। किसी कंपनी के लिए हम बात करें तो जो कंपनी जिसने चालू की है वो एक आदमी, उसका मालिक, वो कौन होगा उसके लिए? मेन या प्रिंसिपल। थोड़ी देर के लिए मान लूँ मैं कि कंपनी दो दोस्तों ने चालू की है, तो दोनों दोस्त कौन हो जाएंगे? वो प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, दोनों का बराबर का योगदान है। यहाँ पर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये कम है या ये ज़्यादा है,
दोनों की वैल्यू बराबर होगी। और अगला आता है हमारा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट यानी अधीन। उस कंपनी में जो भी कर्मचारी काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, वो सारे एम्प्लॉयज़ उनके कौन हैं? सबऑर्डिनेट, अधीन या आश्रित। अब मेरे सेंटेंस के लिए इनका मतलब क्या निकलता है, इसको देखें। चलिए, अभी हमने जो सेंटेंस लिखे थे उन्हीं सेंटेंस के साथ आपको इस थीम को क्लियर कराऊँ मैं। आई डोंट नो हु दे आर। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, हु दे आर, वो कौन है या वे कौन है। ये तो हुआ हमारा सेंटेंस। इस सेंटेंस से हम दो टुकड़े करेंगे, दो पार्ट करेंगे। दो पार्ट कौन कौन से किए मैंने? पहला पार्ट किया मैंने आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट यहाँ पर मुखिया की तरह, प्रिंसिपल की तरह, प्रधान वाक्य की तरह काम कर रहा है। तो ये वाला जो वाक्य है हमारा, ये वाला जो हमारा टुकड़ा है, ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। और अब जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन कौन सा है हमारे पास? हु से जुड़ा हुआ पार्ट कौन सा है हमारा? दे आर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा? सबऑर्डिनेट। हम यहाँ कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम क्लॉज की ओर जा रहे हैं, जो क्लॉज के 3 टाइप्स हैं, उन 3 टाइप्स की ओर जाएंगे हम। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेट जो हैं वो ज़्यादातर कंपाउंड के साथ चलता है, कंपाउंड सेंटेंस, और हम यहाँ कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये जो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन क्या कर रहा है कि ये कंजंक्शन इस क्लॉज को जोड़ रहा है। तो ये क्लॉज जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए, अपने सेंस के लिए इस वाले पर डिपेंड है। आई डोंट नो, ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो स्वतंत्र है। और ये क्या है? ये डिपेंडेंट है, ये आश्रित है। किस पर आश्रित है? इस पर आश्रित है। तो आई डोंट नो, ये वाला पार्ट तो कौन सा हो गया हमारा? प्रिंसिपल क्लॉज। और ये दूसरा वाला जो बचा है वो कौन सा कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं हम, देखें। अगला एग्जांपल हमने लिया द गर्ल who is wearing a red frock is my sister। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस के हम दो पार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमने किया द गर्ल इज माई सिस्टर। ये तो हो गया कौन सा? प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य। और ये कंजंक्शन से कहाँ से जुड़ा है? हु से। हु इज वियरिंग अ रेड फ्रॉक। ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट यानी आश्रित उपवाक्य। तो ये हमारे प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट हैं। आपको एक कोऑर्डिनेट का भी एग्जांपल दे दूं ताकि कोऑर्डिनेट भी समझ में आ जाए। बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैंने लिखा माला ओपन्ड द बॉक्स एंड टुक आउट अ शर्ट। माला ने बॉक्स खोला और उसने एक शर्ट बाहर निकाली। माला इसका सब्जेक्ट हो गया, जुड़ा कैसे? ये कंजंक्शन क्या है हमारा? एंड। एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके विषय में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एंड जो है वो कोऑर्डिनेट वाला कंजंक्शन है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये माला ओपन द बॉक्स, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। और
टुक आउट अ शर्ट, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये भी बराबर की वैल्यू रखता है। तो पहले वाले टुकड़े को तो मैंने प्रिंसिपल कह दिया, लेकिन दूसरा वाला उसके अधीन नहीं है, उसमें भी इतनी दम है कि वो खुद का अर्थ दे सकता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, सहयोगी है, वो उसका बराबर वैल्यू रखता है। तो अगर मैं माला सब्जेक्ट को इसके साथ जोड़ दूँ तो क्या बनेगा, माला टुक आउट अ शर्ट, माला ने एक शर्ट बाहर निकाली, बराबर वैल्यू रख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सेंटेंस पर। तो यहाँ पर ये इस वाले टुकड़े को हम प्रिंसिपल क्लॉज कह देंगे, और दूसरा वाला जो है वो भी बराबर वैल्यू रखने वाला है, वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका। इस ढंग से हम चलते हैं। अब चलिए फाइनली मैं बात कर दूं जिसको आप क्लॉज के नाम से जानते हैं। अब तक क्लॉज आपके समझ में आ गया होगा, आपको एक्सरसाइज सेंड कर दी जाएंगी इसकी। अब मैं बात करूं क्लॉज की। देखिए, क्लॉज को हमने 3 पार्ट में बांटा। कौन से 3 पार्ट में बांटा? पहला तो हमने कहा कि होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज, या इसको हम मेन क्लॉज भी कह देते हैं। दूसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी आपको मैंने यही बताया था। ओके, क्लॉज के 3 भाग, क्लॉज यानी उपवाक्य, 3 भाग हैं इसके। पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य, कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी सहयोगी उपवाक्य, और तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य। अब आप जिसको क्लॉज के नाम से जानते हैं, जिसको आपने अब तक पढ़ा है, जो आपने सुना है, वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमें प्रिंसिपल क्लॉज से कुछ खास ज़्यादा लेना देना नहीं है, और कोऑर्डिनेट से तो यहाँ लेना देना है ही नहीं ज़्यादा। हम बात करेंगे किसकी, सबऑर्डिनेट क्लॉज की। हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये क्लॉज होता है हमारा 3 टाइप्स का। यहाँ लेकर आ रहा हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का। पहला है इसमें नाउन क्लॉज। अब शायद बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा कि हम इन्हीं को तो क्लॉज कहते हैं। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है, और तीसरा है हमारा एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये तीनों जो क्लॉजेस के नाम हैं, जरा आप गौर करें, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें जो 8 पार्ट्स हैं, उसमें ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है, हमारा एडवर्ब भी होता है, वर्ब भी होता है। तो वहाँ से हम नाउन को लेकर आए हैं, वहीं से एडजेक्टिव को लाए हैं, वहीं से एडवर्ब को लेकर आए हैं। अब इनकी डेफिनेशंस की बात करूं, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इन तीनों पर, और इनके सेंटेंस कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे तोड़े जाते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, उस सब पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे 1 बाय 1। और इनके टाइप्स भी हैं, उन पर भी हमारी चर्चा होगी, तो उनको भी हम देखेंगे कि कौन सा क्लॉज किस टाइप का है। फ़िलहाल हल्का सा इंट्रो दे दूँ मैं आपको इस वीडियो में। नाउन क्लॉज, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस जो टुकड़े हैं वो इस तरह से जुड़ें कि एक टुकड़ा दूसरे के लिए, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के लिए नाउन की तरह कार्य करे। नाउन की तरह काम करेगा तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब की तरह अगर वो काम करता है तो वो कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। नाउन की तरह काम करेगा तो वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो एडजेक्टिव क्लॉज है, और एडवर्ब की तरह काम करेगा तो वो एडवर्ब क्लॉज है। तो ये होता है हमारा क्लॉज। इसकी एक्सरसाइज आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी।
ओके, आज के वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। हैव अ गुड डे।